दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन के बैनर तले मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चंद लाइनों से अपनी बात कहना शुरू करूँगा। जनता की आंखों में आंख डालकर, जनता की आंखों में आंख डालकर जरा करीब से पूछो, जनता की आंखों में आंख डालकर जरा करीब से पूछो, महंगाई कैसे लेती है जान, जरा किसी गरीब से पूछो। जी हाँ दोस्तों, आज महंगाई के बारे में आपके बीच में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और कुछ एक बातें आपके बीच में रखूंगा कि महंगाई किस कदर हमारे देश को खोखला बर्बाद करती जा रही है, जनता के ऊपर किस तरह से महंगाई अत्याचार कर रही है और इस अत्याचार को करने वाला और कोई नहीं है, वर्तमान मनुवादी सरकार है। अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ है। सर्वे करने वाली एजेंसी का नाम है IANS सी वोटर। ये एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया महंगाई के ऊपर। वो पहला पॉइंट ऐसा है, क्या कहते हैं वो पहले पॉइंट में, कि सवाल ये था कि कितने लोग ऐसे हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर जब से मोदी आसीन हुए हैं तब से महंगाई बढ़ गई है। ऐसे कितने लोग हैं? तो जो जवाब आया, जवाब बड़ा नेचुरल था, यही आना चाहिए था। जवाब ये है कि भारत के 72% लोग ये स्वीकार करते हैं, ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद से लेके अब तक महंगाई बढ़ी है। ऐसा 72% लोग स्वीकार करते हैं। मतलब ये हुआ, दबी आवाज में ही सही, खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सत्य लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो ये वही सी वोटर है जो हमेशा से बीजेपी को जीत दिलाने की बात करता रहता है, जो ये कहता है कि नरेंद्र मोदी ही जीत के आने वाले, बीजेपी जीत के आने वाली है। आज उन्हीं का सर्वे पढ़कर आपको सुना रहा हूं कि 72% लोग ऐसे हैं भारत में जो इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि यस, बीजेपी की सरकार आने के बाद से देश में महंगाई बढ़ गई है। ऐसे 72% लोग हैं जो स्वीकार करते हैं। तो कुछ इस तरह का आंकड़ा है। ये जो 72% 2022 में कह रहे हैं ना, 2015 में जब ये सर्वे हुआ था तो 17.1% लोग मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ी। कब? 2015 में 17.1% मानते थे। अब 72.1% लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जी, महंगाई बढ़ गई है। तो इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब इट इज नॉट, इट इज क्वाइट क्लियर, एकदम स्पष्ट है। इवन दूसरी बात, आर्थिक मोर्चे पे सवाल हुआ कि नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये आर्थिक मोर्चे पर कितना सफल रहा। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 31.7% लोग कह रहे हैं कि हाँ सफल है जी, पहले से बेहतर 31.7 पर। लेकिन 46.4% लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने नाश कर दिया, इन्होंने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ये 46.4% लोग ऐसा मान रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सर्वे करने वाली एजेंसी है, हालांकि अभी तक तो ये जो है बीजेपी के पक्ष में बोला करते थे, चलो अच्छा है, कम से कम सत्य भी दिखाया। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा यकीन होता नहीं है इन मीडिया वालों के ऊपर, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी बर्बादी जो है दिखा पा रहे हैं। अगला सवाल हुआ कि जब से मोदी की सरकार आई है तब से लेके अब तक जो जनसाधारण का जीवन स्तर है वो खराब हुआ या नहीं हुआ। तो आपको जानकर हैरानी होगी, 21.3%, 21.3% पीपल लोग कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, जैसे पहले था वैसे ही अब चल रहा है। 28.8% लोग ये कह रहे हैं, 28.8% लोग की भाई साहब ऐसा है, हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ है। लेकिन
48.4% लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने तो स्थिति खराब कर दी। जब से मोदी जो है पीएम बने हैं तब से लेके अब तक हमारा जीवन स्तर बेहतर होने के बजाय बिगड़ता जा रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। एक सवाल और पूछा गया कि खर्चा बढ़ा है, तो 30% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ खर्चा तो बढ़ा है लेकिन अभी काबू से बाहर नहीं है। मतलब खर्चा बढ़ा तो मतलब महंगाई बढ़ी है कह रहे, लेकिन काबू में है, काबू से बाहर नहीं। कितने प्रतिशत? 30% लोग कह रहे हैं। लेकिन 65.8% लोग ये कह रहे हैं भाई साहब मर गए, खर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आंख खोलने वाले इंडिकेटर्स हैं और ये IANS सी वोटर की सर्वे रिपोर्ट है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। तो आप ये समझ सकते हो कि यार महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी हमें कुछ और सोचने की आवश्यकता है? नहीं लग रहा कि हमें सड़कों पे उतर जाना चाहिए? इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑन द रोड। मतलब ये जो सरकार है ये कब तक अपनी मनमानी करेगी? और इसकी मनमानियों को रोकना तो पड़ेगा। आपको फर्क बताता हूं, 2014 में पेट्रोल था 72.26 रुपए प्रति लीटर और आज है 96.72 रुपीस पर लीटर। डीजल 2014 में था 55.49 रुपए प्रति लीटर, आज है 89.62 रुपीस पर लीटर। गैस 414 रुपए की होती थी, आज गैस है 1050 रुपए। आटा 22 रुपए 62 पैसे का होता था प्रति किलो और आज आटा है 35 रुपए किलो। मतलब बिल्कुल हाल खराब कर दे। और खाने पीने की चीजों पर तो इन्होंने 5% GST और लगा दिया। मतलब अब तो खाना पीना तो छोड़ो, आपके मरने जीने, मतलब जो काठी का सामान आता था ना, आदमी मर जाएगा तो उसे शमशान ले जाया जाएगा, वहां लकड़ी खरीदी जाएगी, वो अन्य तरह के सामान खरीदे जाएंगे, उन सब पे 5% का इन्होंने लगा दिया है जी GST। अब वो भी बढ़ गया है और हाल ये हो गया है कि डॉलर आज का रेट डॉलर का, $1 के लिए आपको 79.69 रुपए चुकाने पड़ेंगे, 79.69 रुपीस पर डॉलर। मतलब ये हुआ कि महंगाई को नियंत्रित करने के जितने भी संसाधन हो सकते हैं इस वर्तमान सरकार के हाथ से काबू से बाहर जा चुके हैं। क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में आर्थिक मुद्दों की समझ रखने वाले विद्वान लोगों की संख्या बड़ी कम है। आर्थिक मुद्दों पर समझकर निर्णय लेने वाले लोगों की संख्या कम है। अर्थशास्त्री है नहीं इनके पास। अर्थशास्त्री जब नहीं है तो अर्थशास्त्रियों से जानकारी ले लो भाई। लेकिन ये लोग इतने ईगो से भरे हुए लोग हैं, ये अर्थशास्त्रियों से जानकारी लेकर के देश में सुधारवादी आर्थिक कदम उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसे कहते हैं मूर्खता। देश बर्बादी की तरफ चल पड़ा है। अब देखिए ना, अब सरसों का तेल भाई साहब आज 190 रुपए लीटर है, जो बामुश्किल 70, 80, 90 रुपए होता था। इतना जबरदस्त इजाफा ये गरीब आदमी कहां तक बर्दाश्त करेगा? आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी मंथली सैलरी केवल 6,000 रुपए है। जो इंसान कमाता 6,000 रुपए है वो इतना खर्च करेगा कैसे? मतलब इमेजिन करके देखिएगा, बच्चों की स्कूल की फीस कितनी बढ़ चुकी है। स्कूल में अगर आप पहली क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो आप ये उम्मीद करते हो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल जाती है, तो वहाँ फीस भी देनी पड़ती है। और अगर आप फीस की बात करें तो पहली क्लास के बच्चे की 2,000, 3,000, 4,000 से ऊपर भी फीस है। व्हाट टू डू? जो आदमी केवल 6,000 रुपए कमा रहा है वो कैसे देगा 2,000 रुपए महीना की फीस? अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो डॉक्टर आज कम से कम 500 रुपए की फीस ले रहा है और 1,000 रुपए की दवाई लिख देता है। लेकिन अगर आपको भर्ती होना पड़ गया हॉस्पिटल में तो यकीन जानिएगा आपकी चमड़ी कितनी खींची जाएगी वो तो फिर डॉक्टर ही जाने, फिर वो आपको बकसने वाले लोग नहीं है।
खैर को हम लोग डरते हैं कि भाई ऐसा है, अगर हम बीमार हो गए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं। अब इंश्योरेंस का भी हाल समझ लो, जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं, आप भर्ती हुए, आपको फीवर है, आप एडमिट हो गए, एडमिट हो रहे हैं, तो एडमिट होने से पहले ही अस्पताल वाला आपसे 10,000 20,000 30,000 रुपये रखवा लेगा, पहले ही रखवा लेगा नकद। उसके बाद करेगा भर्ती, भर्ती करने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा और सारी रिपोर्ट लगाई जाएंगी। अगर वो सारी रिपोर्ट, भले ही आपको बुखार है, लेकिन अगर उन्हें जो पॉलिसी मेकर्स जो है ये इंश्योरेंस वाले, अगर इनको लगता है कि ये तो सामान्य बुखार है, कोई बात नहीं है, तो वो आपका क्लेम खारिज कर देंगे, आपको क्लेम भी मिलने वाला नहीं है। मतलब ये हुआ, वो उसी दशा में आपको क्लेम कर देते हैं जब आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हों। सामान्य बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, उल्टी दस्त लग गए, है ना, तो अगर आप एडमिट हो गए इस सारे में, तो यकीन जानिए आपको अपनी ही खाल करवानी पड़ेगी, इंश्योरेंस वाले आपको कुछ नहीं देने वाले। और ये जो ढकोसला कर रखा है ना कि ये वर्तमान सरकार ने आयुष्मान योजना लगा रखी है, इससे ये लाभ, कुछ नहीं, सब बकवास। इन लोगों ने देश में महंगाई को इतना जबरदस्त कर दिया। आप देखो बिजली का बिल कहां से कहां पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में तो यूनिट बढ़ा दी गई है। आप देखिए ना, अब तो पानी तक महंगा हो गया है, बिस्लरी की बोतल महंगी हो गई है, खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई, स्टेशनरी महंगा हो गया, कपड़े महंगे हो गए, चश्मे महंगे हो गए, एप्पल, सेब। आप अपने आप से कभी सवाल पूछना कि सेब खाए हुए कितने दिन हो गए, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कब खाया था सेब। घर में देसी घी लाना दुर्घर हो गया है, देसी घी की कीमत आसमान छू रही है, सरसों के तेल की कीमत आसमान छू रही है, सोयाबीन तेल की कीमत आसमान छू रही है, दालों की कीमतें बढ़ गई हैं, तिलहन की कीमतें बढ़ गई हैं। तो मतलब हद हो गया, चारों तरफ महंगाई और महंगाई। अब तो त्राही हो चुकी है ना। इस त्राही से बचने के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि अब हमको चुप नहीं बैठना है, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल है, अगर आप इनके सहारे बैठे हो, इनसे उम्मीद कर रहे कुछ करेंगे, तो माफ कीजिएगा, दिस ब्लडी पीपल आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू पीपल। You have to take your own initiative, on your responsibility. You have to come on the road and you have to have the flag in hand, national flag in your hand, and you have to claim, yes, I am on the road, I want my rights. तो आपको अपने अधिकारों के लिए तो भाई सब सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। तो मैं आप सभी से फिर से निवेदन करता हूं, इस कमर तोड़ महंगाई से बचने के लिए हमें सड़कों पे आना चाहिए, इस सरकार के कान खींचने पड़ेंगे, नहीं तो यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं है। अगर ये सरकार 2024 में दोबारा चली आई तो आपको रोड पर आने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इस बढ़ती हुई महंगाई से बचने के लिए आपको सड़कों पे अब आना चाहिए। मेरे विचार से केवल और केवल आंदोलन एकमात्र रास्ता बचा हुआ है, और बड़ी बड़ी आज़ादी आंदोलन से मिली है, और आर्थिक आज़ादी भी हम आंदोलन के माध्यम से ज़रूर लेके रहेंगे। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी, मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय पेरियार।